तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 13 जुलाई और अभी तक करंट अफेयर्स तो नहीं आ पाए हैं और आज करंट अफेयर्स आएंगे भी नहीं। आज और कल के कंबाइंड करके कल ही ले आऊँगी करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आज का आंसर राइटिंग मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। तो आज जैसा कि कल जब मैंने न्यूज़ पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि यूपी की जो नई जो जनसंख्या पॉलिसी आई है, मतलब जो पॉपुलेशन पॉलिसी आई है, उस पर ही हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि किसी भी राज्य में अगर कुछ यूनिक होता है जिसके केंद्रीय स्तर पर चर्चा होती है तो डिस्कस करना बनता ही है। और उत्तर प्रदेश की दोस्तों इस नीति की केंद्रीय स्तर पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। 11 जुलाई को यह लॉन्च हुई है और 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो हमें भी इसके बारे में लिखित में, क्योंकि कल वैसे मैंने न्यूज़ पढ़ा दी थी और मैंने बोला था कि जिसको बनाना हो अपने स्तर पे वो बना सकता है, वरना मैं डिस्कस कर दूंगी। तो पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने आंसर पहले से तैयार किया था, लेकिन यहाँ पे डिस्कस कर लूँगी। एक पेज का आंसर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि वही सारी बातें हैं उन्हें हमने पॉइंट्स में लिख दी है। तो उम्मीद है हमारी कहीं ना कहीं मदद करेगा। ये क्वेश्चन अगर हमारे ऐसा आता है यूपी की नई जनसंख्या नीति बताइए तो हम आंसर दे ही सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी आता है कि राजस्थान के लिए हमें जनसंख्या नीति या भारत के लिए अगर हमें जनसंख्या नीति बनानी हो तो आप किस तरह की स्कीम्स लाना चाहेंगे, तो उसमें भी दोस्तों ये स्कीम्स हम उठा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इन पॉइंट्स का बेहतरीन उपयोग हम उस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। कई बार हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस के दिन यूपी में नई जनसंख्या नीति, जिसका टाइम पीरियड क्या है 2021 से 2030 का ऐलान कर दिया गया है। तो कब ऐलान किया गया? 11 जुलाई 2021 को, ठीक है। 2021 से 2030 के लिए 10 सालों के लिए यूपी में जनसंख्या नीति बनाई गई। यूपी में समग्र विकास हेतु जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है का पालन करते हुए इस नीति की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री जी महोदय जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अगर हमें यूपी का समग्र विकास करना है तो यूपी की जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ की जनसंख्या, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है यूपी, और कितनी ज़्यादा जनसंख्या है और अभी भी अनकंट्रोलेबल तरीके से बढ़ती जा रही है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अब यूपी अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण लगाए, ताकि समग्र विकास, मतलब ऐसा नहीं है कि यूपी में विकसित लोग नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो पैसे वाले हैं उनके पास बहुत पैसा, और बहुत सारे लोग जो गरीब हैं उनके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है ना। तो लोगों का समग्र विकास मतलब एक समान, हर एक व्यक्ति को कम से कम रोटी कपड़ा मकान की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, और आजकल रोटी कपड़ा मकान ही बुनियादी आवश्यकताएं नहीं है, इसके साथ ही शिक्षा हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई, बिजली हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीज़ें भी बुनियादी सुविधाओं में आती है। तो कम से कम उसकी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी हो पाए, वो फुलफिल हो पाए, वो अच्छे से खा पाए, रहने के लिए घर हो, पढ़ने के लिए बच्चे स्कूल में जा पाएँ, उनसे मजदूरी वगैरह ना कराएं। और जिस तरह से अब हम देख सकते हैं कोरोना में कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद हैं, तो कम से कम इतने पैसे घर वालों के पास हो कि उनके पास स्मार्टफोन हो बच्चों के लिए ऑनलाइन स्टडी के लिए, बिकॉज ये बेसिक नीड्स हैं। क्योंकि 2 साल अगर हमारे बच्चे बिना पढ़े हुए रह गए तो फिर आने वाले फ्यूचर में वो कितने पिछड़ सकते हैं उन बच्चों के मुकाबले जो 2 साल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये बेसिक आवश्यकताएं सबके पास हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि जनसंख्या पर नियंत्रण बेहद ज़रूरी है और उसके बाद में हम आगे विकास पर ध्यान देंगे। तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम दोस्तों सीधे उन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं कि ये मतलब जो नई जनसंख्या नीति है उसमें से क्या क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। क्या क्या किया जाना चाहिए, नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आज मैं बोल कुछ रही हूँ और मुंह से कुछ और निकल रहा है, आप समझ सकते हो मेरी नर्वसनेस और क्यों है, ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी मैसेजेस में बता दिया, तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो देख लेते हैं क्या क्या कार्य किए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो राज्य के सभी समुदायों में जनसंख्या की संतुलन बनाने हेतु केंद्रित प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले क्या जाएगा कि राज्य के सभी समुदायों में जनसंख्या की संतुलन बनाने हेतु केंद्रित प्रयास। दोस्तों देखो, हिंदू लोगों में जनसंख्या वृद्धि वाला जो कंसेप्ट है वो अब लगभग खत्म हो चुका है। अब हिंदू में 2 चाइल्ड पॉलिसी ऑटोमेटिक अपनाई जाने लगी है। लेकिन मुस्लिम जो धर्म है, ये किसी धर्म को टारगेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस और शिक्षा की कमी है ना। अभी भी मतलब ऐसे नहीं है कि सभी मुस्लिम लोग, अभी भी जो मतलब कम पढ़े लोग हैं जो मुस्लिम हैं वो अभी भी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, मतलब ज़्यादा चाइल्ड्स हैं उनके, अभी भी चिल्ड्रन हैं अभी भी।
और ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में नहीं है, यूपी में वैसे हिंदुओं को भी 3-4 मतलब हर एक जो है कास्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग ही वहाँ पे पिछड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सभी में शिक्षा की कमी है। इसी वजह से तो कोई एक समुदाय स्पेशल तो बढ़ा नहीं सकता है जनसंख्या, तो सारे समुदाय मिलकर ही जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो वल्नरेबल समुदाय है ना, सभी समुदायों को जनसंख्या की ये संतुलन, मतलब कि वो सभी समुदाय जिनमें जनसंख्या ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रही है उनको मतलब उनमें संतुलन लाना। मतलब कुछ समुदाय तो ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या कम है और कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो सभी समुदायों में जनसंख्या की संतुलन लाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा है सभी वर्गों में जनसंख्या हेतु जागरूकता लाना, है ना। तो जिस तरह से समुदायों में ज़रूरत है जनसंख्या के संतुलन की, फिर सभी वर्ग मतलब कि हर एक तबके में जनसंख्या की वृद्धि के नकारात्मक प्रभाव बताने होंगे। लोगों को बताना होगा कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने के क्या नकारात्मक असर हो सकते हैं, उनमें जागरूकता उत्पन्न करनी होगी। वो जागरूकता चाहे फ़ोन में मैसेज के माध्यम से हो, फ़ोन में वीडियो के माध्यम से हो, टेलीविज़न में वीडियो के माध्यम से हो, रेडियो प्रसार के माध्यम से हो, या फिर हम गांव-गांव में जाके दीवारों पे जो पोस्टर लगवाते हैं, बनवाते हैं, उनके माध्यम से हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन हर एक वर्ग में जागरूकता लाने का प्रयास यूपी में किया जाएगा। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। दोस्तों एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि पहले हम लोग देखते थे कि पहले एक एक जो कपल होते हैं उनके 5-5 6-6 बच्चे होते क्यों थे? वो इसलिए होते थे कि उनको पता था कि कोई महामारी आएगी तो 1-2 बच्चे तो वैसे ख़त्म हो जाएंगे, कभी पोलियो से ख़त्म हो गए, तो कभी मतलब चेचक से ख़त्म हो गए, है ना, कभी हैजा से ख़त्म हो गए। तो उनको पता था कि जो अंत समय है उसमें से 6 में से 2 या 3 ही बचने वाले हैं। और ये होता भी था, है ना, कि कोई भी महामारी आती थी गांव के गांव ख़त्म हो जाते थे, बिकॉज उस टाइम पे चिकित्सीय सुविधाएं नहीं थी, है ना। तो अभी भी कुछ लोगों में ये डर है, क्योंकि दूर दराज के गांव हैं जिनमें चिकित्सीय सुविधाएं नहीं है, तो कई बार तो बच्चे को जन्म देते वक्त ही बच्चे की मौत हो जाती है, या फिर नवजात की मृत्यु, मतलब हम कहें कि शुरुआती 3 महीनों में या फिर 1 साल में बच्चों की मृत्यु की जो दर है वो हमें कम करनी पड़ेगी, ताकि लोगों में ये डर खत्म हो कि बच्चा मतलब एक्सपायर हो सकता है, मर सकता है कुछ दिन तक। उन्हें ये डर ना लगे, उनको पास प्रॉपर चिकित्सा सुविधाएं हों, ताकि उनको लगे कि 2 बच्चे हम पैदा कर रहे हैं तो यही 2 बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं कि चिकित्सा सुविधाएं होती नहीं हैं और वो 5-6 बच्चे पैदा कर लेते हैं, इस वजह से कि इनमें से 1-2 तो मतलब ये होता है। पहले जैसे होता था, कुछ जगह आज भी ऐसी चीज़ें हैं। तो इसका विकास कब होगा? जब हम स्वास्थ्य सुविधाएं जगह जगह हॉस्पिटल्स होंगे, छोटी सी बीमारी के लिए हॉस्पिटल होंगे, नर्सें होंगी, डॉक्टर्स होंगे, है ना, तो ऑटोमेटिक लोगों में जागरूकता भी आएगी, प्लस ये चीज़ भी कम होगी। ये चीज़ कम होगी तो ऑटोमेटिक लोग कम बच्चे पैदा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम यूपी सरकार द्वारा किया जाएगा कि स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाएंगे। हर एक स्कूल में हेल्थ क्लब होगा और उस क्लब का उद्देश्य दोस्तों यही सारे चीज़ें कि स्वास्थ्य का प्रसार करना, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाना, जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूकता, गर्भ निरोधक उपायों के बारे में बताना, ये सारे कार्य हेल्थ क्लबों के द्वारा स्कूल के बच्चों से ही जागरूकता फैलाना शुरू कर दी जाएगी। एक जो हमारा डिजिटल हेल्थ मिशन चल रहा है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसके तहत नवजात किशोरों और बुजुर्गों की डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। क्या क्या किया जाएगा? नवजात की, किशोरों की और बुजुर्गों की, मतलब हर एक तबके की डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। दोस्तों यूपी सरकार ने एक बहुत अच्छा काम इस जनसंख्या नीति में यह किया है कि इन्होंने ना सिर्फ माता की मृत्यु दर, ना सिर्फ शिशु की मृत्यु दर, बल्कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी इस नीति में ज़्यादा जोर देने, और साथ ही किशोरों की, ये पहली बार हुआ है कि आज तक किशोरियों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं बनी थी, बट किशोरों के स्वास्थ्य पर बहुत कम ऐसे राज्य या नीतियां बोल सकते हैं अपन जिनमें ध्यान दिया गया। लेकिन यूपी सरकार ने विशेषतः अपने किशोरों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की बात करी है। तो दोस्तों जो नेशनल हेल्थ मिशन होता है, जिसमें हमें हेल्थ का एक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनेगा, जिसमें हमारी सभी बीमारियों का रिकॉर्ड होगा। जैसे ही हम हॉस्पिटल में जाएंगे वो कार्ड दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक डॉक्टर के पास पहले से आ जाएगा कि भाई हमारे पहले क्या बीमारी थी, इसका क्या इलाज हुआ है, क्या प्रिस्क्रिप्शन दिए गए थे, ठीक है। तो वो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत होगा। तो ये जो मिशन है ये अभी धीरे धीरे पूरे इंडिया में लॉन्च हो रहा है। तो इसके तहत जो नवजात हैं, कितने नवजात पैदा हो रहे हैं, कितने बीमार हो रहे हैं, कौन सी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, कितने महीने तक ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, फिर कितने मर रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं, क्या सिचुएशन है, कौन सी बीमारी का प्रकोप उन पर ज़्यादा हो रहा है। ऐसे ही सेम किशोरों
और बुजुर्गों का डिजिटल रिकॉर्ड सरकार रखेगी पूरा का पूरा, है ना, ताकि एक बेहतर स्वास्थ्य नीति वहाँ पे बनाई जाए। इसके अलावा समुचित पोषण के जरिए मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों को न्यूनतम, दोस्तों हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें अपने भी हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें तो भगवान के हाथ में होती है, लेकिन हम कम ज़रूर कर सकते हैं। अगर मतलब एक जो डिलीवरी टाइम होता है, अगर घर पे डिलीवरी जैसे पहले घर पे करवाई जाती थी और एक हॉस्पिटल में करवाई जाती है, तो अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है तो 90% जो रिस्क है वो कम हो जाता है माता का, है ना। तो ये डिलीवरी हॉस्पिटल्स में कब होगी, जब हॉस्पिटल्स में प्रॉपर सुविधाएं मतलब होंगी। गाँव में भी हॉस्पिटल होंगे, क्या अपन रोज़ पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले, माताओं को ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो वो हॉस्पिटल में जाएंगे ही नहीं। अगर घर में एक जने के साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए बाय द वे कि किसी को हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए लेके गए और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाए, आगे से वो हॉस्पिटल में जाने से डरेंगे। एक तो वैसे गांव के लोग हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते, ऊपर से अगर ऐसे सिचुएशन हो जाती है, तो हमें कोशिश करनी होगी कब हम मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम कर सकते हैं, जब हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा सुविधाएँ होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आशा सहयोगिनी होंगी जो उनका रिकॉर्ड रख सके, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगी जो कि मातृत्व मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे और प्रेगनेंसी के बाद में सरकार कई तरह के अभियान चलाती है, कई तरह के किट वितरित करती है, गोलियां वितरित करती है, दवाइयां वितरित करती है और उसके सही टाइम पे मॉनिटरिंग करवाती है आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ियों के द्वारा। अगर ये प्रॉपर काम कर रही हैं और प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रही हैं और हर एक जगह है, हर एक छोटे से छोटे गाँव में ये है, तो ये मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, क्योंकि ये प्रेरित करती है। इनको काम क्या दिया गया आशा सहयोगिनियों को कि जितने ज़्यादा आप हॉस्पिटल में डिलीवरी लेके आओगे उस हिसाब से इनको इनाम दिया जाता है। तो अगर ये अच्छे से अपना काम कर रही हैं तो फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिक मातृत्व और शिशु मृत्यु दर कम हो जाएगी। तो ये जनसंख्या नीति में इस बार यह काम भी यूपी सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगर उनका टारगेट देखना चाहें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जन्म दर को 2026 तक उन्हें 2.1% तक लाना है, जो वर्तमान में 2.7% है। ठीक है, यूपी में वर्तमान जन्म दर का प्रतिशत देखें तो 2.7% है, जिसे 2.26 तक 1% तक लाना है। ठीक है, और 2030 तक इसे 1.9% तक लाना है। मतलब अभी 2.1 पर लाना है और 2030 तक इसे और घटाकर 1.9% तक कम करना है। वर्तमान में दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय जन्म दर औसत है वो 2.1% ही है, लेकिन अपने जो राजस्थान है, राजस्थान में भी जन्म दर ज़्यादा है और यूपी में भी जन्म दर ज़्यादा है। राजस्थान में भी कम नहीं है, जन्म दर ज़्यादा है, लेकिन राजस्थान का तो चलो क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन यूपी में तो मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है, आपको पता ही है। तो इन्हें अभी तो 2026 तक तो नेशनल लेवल के टारगेट तक लाना है 2.1 तक, और फिर 2030 तक नेशनल लेवल के टारगेट से भी कम लेके जाना है 1.9 तक। इसके अलावा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भ निरोधक साधनों तक लोगों की पहुंच बढ़ानी है। इन साधनों तक जब लोगों की पहुंच बढ़ेगी तभी तो वो उपयोग करेंगे, अगर पहुंच नहीं बढ़ेगी तो उपयोग भी नहीं हो पाएगा। तो यूपी सरकार कोशिश करेगी, हालांकि पहले से भी कई तरह के प्रयास जागरूकता अभियान इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं, लेकिन अभी यूपी सरकार और ज़्यादा कोशिश करेगी कि इस तरह के साधनों तक लोगों की पहुंच बढ़ सके। इसके अलावा दोस्तों किशोरों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह यूपी सरकार की एक विशेष पहल है। आज तक हमेशा किशोरियों के स्वास्थ्य की ही बात की जाती थी, लेकिन दोस्तों एक स्वस्थ जनसंख्या रहने के लिए हमारे किशोर और किशोरी दोनों को स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो अब किशोरों के स्वास्थ्य पर भी यूपी सरकार विशेष ध्यान देगी। और किशोरियों में जो नॉर्मली प्रॉब्लम होती है एनीमिया की, मतलब ब्लड की कमी और कुपोषण, इसको भी कम करने का प्रयास यूपी सरकार के द्वारा किया जाएगा। और एक है बुजुर्गों की देखभाल और स्वास्थ्य के लिए भी विशेष प्रयास यूपी सरकार के लिए किया जाएगा। तो बुजुर्गों की देखभाल और स्वास्थ्य के लिए ऐसे नहीं है कि नई जनसंख्या नीति बना रही है तो माता नवजात किशोरों पर ही ध्यान दिया जाएगा। हमारे बुजुर्ग भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये पॉइंट तो दोस्तों मैंने संडे को जो पेपर आया था उसमें पूरी ये नीति डिस्कस की गई थी, तो उसमें से लिया था। ठीक है, लेकिन कल के पेपर में और 2-4 पॉइंट आए थे, तो मैंने ये क्वेश्चन पहले से तैयार कर लिया था आंसर, तो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। तो कल के पेपर में और आए थे तो मैंने इनको और ऐड कर दिया कि आप लोग जब अपने उत्तर लिखेंगे तो ये पॉइंट्स भी इसके साथ ही इसमें ही डालेंगे, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे पॉइंट लगे मुझे। तो अब तो देखो ये ऊपर वाले तो हमने देख लिए कि यूपी सरकार क्या क्या प्रयास करेगी, है ना, जनसंख्या को कम करने के लिए। अब यूपी सरकार 2 से कम बच्चे जो पैदा करेंगे उनको सुविधाएं क्या क्या देगी वो हम देख लेते हैं।
तो 2 से कम बच्चों को के लिए सुविधाएं क्या होगी, सरकारी कर्मचारी जो होंगे जिनके 200 कम बच्चे होंगे उनको एक्स्ट्रा प्रमोशन दिया जाएगा, प्रमोशन जल्दी होगा। ठीक है, 12 महीने का मातृत्व और पितृत्व अवकाश। अभी आप समझ सकते हो कि अभी हमें कितना मिलता है, 90 दिन का, मतलब 6 महीने का मिलता है मातृत्व अवकाश। ठीक है, आने वाले दिनों में 12 महीने का मातृत्व अवकाश मिलेगा। और पितृत्व तो हमारे यहाँ तो शायद 1 ही महीने का मिलता है, यह पहला राज्य होगा आई थिंक कि अभी तक इतना ज़्यादा पितृत्व अवकाश किसी भी राज्य में नहीं होगा। 1 साल का पितृत्व अवकाश यूपी सरकार देगी अगर 2 बच्चे आप पैदा कर रहे हो खुद तो। ठीक है, इसके साथ ही जीवन साथी का बीमा कवरेज भी दिया जाएगा। जीवन साथी जो है मतलब वाइफ जो होंगे उसका बीमा कवरेज भी किया जाएगा। सरकारी योजनाओं में छूट दी जाएगी, सरकारी योजनाओं में कई तरह की छूट उपलब्ध करवाई जाएगी। पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की सुविधा दी जाएगी। जैसे कि पीएफ होता है, हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था कि मान लो, अभी मुझे फिक्स तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि हमारी सैलरी का जैसे कि 14% पीएफ रखते हैं, तो 14% में से 7% तो देती है गवर्नमेंट और 7% हमारी सैलरी का काट लिया जाता है। ऐसा करके 14% पीएफ रख लिया जाता है। तो अब जिनके 2 बच्चे होंगे उनकी सरकार, उनको जो यूपी सरकार है वो पीएफ में भी योगदान बढ़ा देगी। लाइक कि हमें तो देना पड़ेगा 5% और बचा हुआ 14 में से जो है वो सरकार देगी। ठीक है, तो मतलब पीएफ में सरकार का प्रतिशत भी बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सब लालच इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो कम से कम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो तो कम से कम 2 बच्चे पैदा करें और 2 बच्चे पैदा करके इतने तरह के लाभ ले लें। ठीक है, अब बहुविवाह करने वालों को भी थोड़ा सा लालच दिया है सरकार ने कि अगर आप भी करोगे तो इस तरह से होगा। तो पर्सनल लॉ के तहत 1 से अधिक विवाह करने वाले दंपति कानून के दायरे में। तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जैसा कि हमने बात भी की थी दोस्तों, उसमें अनुमति है 2 विवाह या 3 विवाह, मतलब 1 से अधिक विवाह करने की। तो बहुविवाह में हर पत्नी के 2 बच्चे की सुविधा तो जारी रहेगी कि हर पत्नी के 2 बच्चे हों। ऐसा नहीं है कि एक आदमी के 4 पत्नियां हैं तो मतलब तो भी 2 ही बच्चों वाली पॉलिसी लागू होगी। जी नहीं, हर एक पत्नी के 2-2 बच्चे होंगे तो इस पॉलिसी के अंतर्गत वह माना जाएगा। महिला के 1 से ज़्यादा विवाह होने पर अलग अलग पति से 2-2 बच्चे होने पर लाभ से वंचित होगा। अगर एक महिला के 2 विवाह होते हैं, मतलब देखो अगर कोई मुस्लिम अगर जॉब में होता है तो मुस्लिम जॉब में है, मतलब मुस्लिमों में ही बहुविवाह प्रचलित है। अगर वो जॉब में है और उसके एक पत्नी से 2 विवाह है, मतलब उसके 3 मान लो 2 शादियां हैं और 2 शादियों में दोनों पत्नियों से 2-2 मतलब 4 बच्चे हैं, तो ये सारे लाभ उसे मिलेंगे। एक पत्नी से 2 होना जरूरी है, अगर 3 हो गए तो फिर ये लाभ नहीं मिलेंगे, है ना। तो अगर एक पत्नी से 2 बच्चे हैं तो ये लाभ मिलेंगे। और एक महिला है जिसके 1 से ज़्यादा विवाह करने पर अलग अलग पति से 2 से अधिक बच्चे हैं, मतलब एक महिला है जिसके 2 पति हैं। ठीक है, अब एक पति से 2 बच्चे हैं और दूसरे पति से भी 2 बच्चे हैं तो ये सारे लाभ मिलेंगे। लेकिन अगर एक पति से उसने भी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा कर लिए तो इन सब लाभों से वो वंचित हो जाएगी। यह सुविधाएं दी गई है जो कि पॉलीगैमी करते हैं, बहुविवाह करते हैं उनके लिए। और प्रजनन दर वाली हमने देख ली कि यूपी में प्रजनन दर 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 करने का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी कितनी है, अभी है 2.7 यूपी में। ठीक है, तो आई होप दोस्तों हमने यूपी की जो जनसंख्या नीति है उसके सारे कवर, मतलब फैक्ट सारे एरिया कवर कर लिए। अब इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है इसमें। तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो करंट का भी टॉपिक है जनसंख्या हमारे वैसे भी सिलेबस में है और जिनका भविष्य में इंटरव्यू है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनसे पूछा जाए कि यूपी की जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उसके बारे में बताइए तो भी इम्पोर्टेंट है। और अगर उनसे पूछा जाए कि आप राजस्थान में पॉपुलेशन पॉलिसी बनाना चाहें तो क्या लोगों को लाभ देना चाहेंगे, तो कुछ इस तरह के लाभ आप भी ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपके पास में आइडिया भी हो जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन आंसर राइटिंग। आई होप कि मेंस की आंसर राइटिंग आपको आंसर लिखने में मदद कर रही होगी और मैं एक बेहतरीन उत्तर लिखने में आपको योगदान दे रही होगी। अगर दे रही है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ कमेंट पढ़ती हूँ। और अगर आप वीडियोस में कोई सुधार चाहते हैं तो सॉल्यूशंस मतलब सुधार चाहते हैं तो भी आप नीचे अपने सजेशंस दे सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।